दरअसल पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में ये बात की है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे समझ लो हम लोग पिछले क्लास और पिछले क्लास सेकंड लास्ट क्लास और सेकंड लास्ट क्लास में हम लोग ये बात की है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन तीन जगहों पे जो फैला हुआ सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, जिसको विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, वो सभ्यता के लोग कौन लोग थे? तो कुछ लोगों का कहना है कि वो दरअसल मेसोपोटामिया के ही लोग थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि वो दरअसल मेसोपोटामिया के ही लोग थे, जिसमें व्हीलर, मार्शल, मैके, क्रैमर, इन लोगों का तर्क था कि वो मेसोपोटामिया के ही लोग थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर के और उन्हीं से सीख करके यहाँ पे विकसित हुए थे लोग। लेकिन भारतीय जो थे वो बोले ना ना ना, ये यहाँ के जो लोग थे वो यहीं के लोग थे। भले कोई चीज मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हम अमेरिका में चले गए तो अंग्रेजी सीख लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिकन हैं। तो भारतीयों का कहना है कि ठीक है, भारतीय जो इतिहासकार है जो इस मत के समर्थक है कि सिंधु घाटी सभ्यता यही की प्योर सिविलाइजेशन है, न कि कहीं से इंपोर्ट किया गया, न तो कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। तो भारतीयों का कहना है कि दरअसल जो आर्य लोग थे वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। उन्होंने ही पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थे और बाद में आर्य या वैदिक संस्कृति में आ गए, डेवलप हो गए। तो उन्होंने दिखाने का कोशिश किया कि ये सब चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होता था, सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति में भी होता था, तो इसलिए दोनों एक ही। और उनका कहना कि नहीं, वो मेसोपोटामिया के और मिस्र के सभ्यता के लोग थे और उनके प्रभाव में आकर के ये सभ्यता विकसित हुआ था। समझ में आया? जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो और आसान तरीके से समझ लो। जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ वर्षों के लिए या चंद महीने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। मान लो किसी रिमोट एरिया से या कोई ऐसे क्षेत्र से बंदा निकलता है और किसी मेट्रो सिटी में चले जाता है या कॉस्मोपॉलिटन सिटी में चले जाता है। वहाँ जाता है, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, भाषा, लाइफ स्टाइल सब सीख लेता है और अपने क्षेत्र में आकर के भी उसी चीज को अपनाने लगता है। तो कल को अगर मान लो वो नहीं रहा, कल को अगर मान लो वो नहीं रहा, चले गया, तो क्या उस कॉस्मोपॉलिटन वाला व्यक्ति का ये तर्क प्रमाणित होगा? वो उसका तथ्य सही होगा या उसका प्रमाण सही होगा कि वो कहे कि नहीं, ये व्यक्ति जो मरा है या नहीं रहा, जिसने समाज को बदल दिया, समाज के लोगों का भाषा, रहन सहन, खान पान, सब पहनावा ओढ़ावा चेंज कर दिया, वो हमारा बंदा था। और दूसरी तरफ वहां के लोग कह रहे हैं कि अबे यह हमारा ही आदमी था, वहां गया था। तो किसके बात को मानेंगे आप? किसका बात सही है बताइए? वो भी अपने जगह गलत नहीं है और ये भी अपने जगह गलत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हाँ हाँ हाँ, सिंधु घाटी के लोग, दरअसल हुआ क्या है बता रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि अभी तक से ये हम लोगों को पढ़ाया गया है कि आर्य जो हैं वो बाहर से आए हैं। आर्य मिडिल एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से। हम लोग पढ़ेंगे जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो अलग अलग तर्क दिया गया है। कहा गया है कि जर्मनी के पैंक महोदय ने कहा कि जर्मनी से आया है, तिलक ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र से आर्य आए हैं। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने ये कहा कि आर्य जो है वो बाहर से भारत में आए थे और पहले से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। वो जब बाहर से आए तो आकर के इन लोगों को युद्ध में पराजित किया और इनके क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और अपनी संस्कृति का प्रसार शुरू कर दिया। जैसे कि मुगल बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, यवन बाहर से आए,
ब्रिटिशर्स बाहर से आए, रहे और धीरे 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 सब कुछ अपना यहाँ पर छोड़ दिए, फैला दिए। आज भारत में इतनी बड़ी आबादी इस्लाम की है, ईसाइयों की हो गई है। कैसे हो गई है? इन्वेडर के रूप में बाहर से आए, आक्रमणकारी के रूप में, और यहां पर रह गए। यहां के लोगों को सत्ता से अलग कर दिया गया और उनके सत्ता पर खुद कब्जा कर लिया गया। रिसोर्सेज पे, संसाधनों पे इनका कंट्रोल हो गया। नीति नियम पर इनका नियंत्रण हो गया। शासन इनके हाथों में आ गया। तो लोग उन्हीं के अनुसार फिर बदलने लगे। पता ही है, सत्ता बदलता है तो सरोकार भी बदल जाता है। सरोकार बदल जाता है, सरकार नहीं, सरोकार बदल जाता है। तो सरोकार बदल गया, आर्य आए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार करके देखे कि भाई ये लोग बहुत अमीर हैं, तो इनके सब चीज पर कब्जा कर लिया। ऐसा हमको किताब में पढ़ाया जाता है। इसी को कहा जाता है आर्य इन्विजन थ्योरी, यानी आर्य आक्रमणकारी सिद्धांत की। आर्य जो है भारत के, उत्तर भारत के जो लोग हैं, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो मानने वाला कम्युनिटी है, यही आर्य है। और ये आर्य बाहर से आया है। और अभी के रिसेंट में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि ब्राह्मण जो है वही सिर्फ आर्य है, बाकी सब के सब अनार्य है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट होता है, दलित वर्ग का जो आंदोलन होता है समाज में, वो लिखते हुए आपको पोस्टर पे मिलेंगे, ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों को विदेशी बताया जाता है क्योंकि वो उसी को वो लोग आर्य मानते हैं, बाकी सबको अनार्य मानते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। तो आर्य इन्वेजन थ्योरी में ये माना जाता है कि आर्य भी बाहर से आए थे। जैसे कि मुसलमान बाहर से आया, जैसे ईसाई बाहर से आया, उसी तरह से आर्य यानी हिंदू जो अपने आप को कहता है वो भी बाहर से आया। ये तर्क दिया जाता। ऐसा इसलिए तर्क गढ़ा गया ताकि कल को आप अंग्रेजों को और मुसलमानों को ये न कहे कि आप बाहर से आए हैं, भागिए यहां से। ये तर्क इसलिए गढ़ा गया है। लेकिन अभी जो रिसेंट का जो रिसर्च आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, उससे पता चल रहा है कि नहीं, आर्य बाहर से नहीं आए थे, यहीं से दुनिया के हर एक कोने में गए थे। जैसे हिटलर भी कट्टर आर्य था, अपने आप को श्रेष्ठ आर्य कहता था। जर्मनी आज भी अपने आप को आर्य कहता है। हिटलर के झंडा पे देखिएगा स्वास्तिक का चिन्ह होता है। बहुत सारे यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे आज भी देवी देवताओं की पूजा होती है। नाम भले ही अलग है, उनको अपभ्रंश या उनके भाषा में अलग हो गया, लेकिन देवी देवताओं का आज पूजा होता है उन सब देशों में। तो वो सब भी आर्य हैं। तो अभी जो रिसेंट में एविडेंस मिल रहा है, उन एविडेंस का जब मूल्यांकन किया जा रहा है, डीएनए, जब से डीएनए मैपिंग आया है, डीएनए का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो पता चल रहा है कि आर्य दरअसल बाहर से नहीं आए थे, यहीं से दुनिया के हर एक कोने में फैले थे। अभी तक उल्टा बताया गया कि बाहर से यहां आए थे, लेकिन अब जो खुदाई से जो स्केलेटल मिला है, जैसे अभी राखीगढ़ी में 5500 साल पहले का एक कंकाल मिला है। राखीगढ़ी एक जगह है हरियाणा में, राखीगढ़ी हम लोग पढ़ेंगे। राखीगढ़ी में एक स्केलेटल मिला है, उसमें उसका जब मूल्यांकन किया गया तो पता चला कि ये जो कंकाल है ये 5500 साल पुराना है और ये भारतीयों के ये से मिल रहा है। और भारतीय उत्तर भारत के लोग आर्य हैं, आर्य कहलाते हैं, इनसे मिल रहा है। तो 5500 साल पहले तो आर्य आए ही नहीं थे भारत में। इनका तो तर्क यही है कि 2500 साल पहले आए हैं भारत में, और ये स्केलेटल 5500 साल पहले का है। तो फिर उनका तर्क गलत हो गया। तो पता चला अब जो रिसेंट डिसीजन लिया जा रहा है इतिहास में, वो ये लिया जा रहा है कि आर्य दरअसल बाहर से नहीं आए थे, बल्कि भारत से ही और जगह पे फैले थे। यूरोप गए, अमेरिका गए, उत्तर में गए, हर एक जगह पे गए जहां भी आर्य गए। पहले था कि बाहर से आए हैं, जैसे मुसलमान बाहर से आया, ईसाई बाहर से आया, उसी तरह से आर्य भी बाहर से आया। ये जानबूझ करके गढ़ा गया ताकि कल को अगर आपके पे आकर के कोई हुकूमत करता है, आपके देश पे कब्जा करता है, तो आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप भी तो बाहर से आए हैं। जैसे अक्सर टीवी डिबेट में देखिएगा, मौलाना ये तर्क देते हुए मिल जाएंगे
मौलाना अक्सर तर्क देते हुए मिलेंगे, वो कहते हैं कि आर्य भी तो बाहर से आए हैं। तो ये पुराने जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं उनका तर्क यही रहा है, जैसे रूपीला थापर, डीएन झा, इस तरह के भारतीय इतिहासकार, इरफान हबीब, कौशाम्बी और बाकी यूरोपियन तो हैं। तो ये लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी बाहर से आए हैं इसलिए बेचैन मत होइए, हम लोग भी बाहर के हैं तो आप भी बाहर के हैं। जैसे होता है ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, ये कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। वास्तविकता अगर आप सिंप्लीफाई करके इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, ये फंडा क्या है। ये दरअसल है इशू ये कि जो आज हम लोग आर्य अनार्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक संस्कृति के बीच भेद करते हैं, वो समाज का एक प्राकृतिक परिवर्तन है। क्या है परिवर्तन? जैसे समाज का जो वर्ग आप देखेंगे, समाज में, अपने ही समाज में इर्द गिर्द देखिएगा, आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं, अपने गांव में भी देख सकते हैं। गांव में अगर 50 परिवार रहता है तो 50 परिवार का व्यवहार, रहन सहन, खान पान 50 तरह का होगा। जैसे कुछ लोग शाकाहारी होंगे, वेजिटेरियन होंगे, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, कोई मंदिर में पूजा करता होगा, कोई घर में ही कर लेता होगा, कोई गिरजा घर जाता होगा, कोई मस्जिद जाता होगा, कोई पूजा करता ही नहीं होगा। सब अलग अलग तरह के लोग होंगे। आप अपने गांव में देख लीजिए, जो एक वंश एक परंपरा का गांव है, एक खून का गांव है, एक व्यक्ति से बसा हुआ गांव है, बाद में कुछ लोग आ करके रहने लगे कहीं और से, जैसे अलग अलग कम्युनिटी का है। आप देखेंगे कि उस गांव में अलग अलग लोग, सबका नाक नक्श सबका एक ही जैसा है, रंग कलर सब एक ही जैसा है, लेकिन व्यवहार, सामाजिक व्यवहार या दैनंदिन जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग है। कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई शंकर को पूजता है, कोई गणेश को पूजता है, कोई हनुमान भक्त है, कोई लक्ष्मी भक्त है, कोई इनको मानता ही नहीं है, वो सिर्फ इबादत करने जानता है, कोई इसको भी नहीं मानता, ना तो इबादत करना जानता है ना तो पूजा करने जानता है, वो हालेलुया करना जानता है, हालेलुया हालेलुया करता है। कोई ये सब कुछ भी नहीं मानता है और सिर्फ भोग करता है, खाता पीता है, मस्त रहता है, कोई मतलब नहीं है। अब एक गांव में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, बोलो, किसी को कुछ बोल रहा था, बोलो। हालेलुया, हालेलुया ईसाइयों का एक पवित्र शब्द है। जैसे आपका है जय श्री राम, आपका जय श्री राम, इस्लाम अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, हिंदू बोलेगा जय श्री राम या हर हर महादेव। तो ये सब पवित्र वर्ड है, तो उनके लिए हालेलुया पवित्र वर्ड है। हालेलुया बोलने से यीशु तो उनके भगवान है। ये सब कोई भगवान नहीं है, ये सब एक तरह से प्रॉफिट हैं, पैगंबर लोग हैं ये लोग। जैसे कुछ मानव में, जो मानव सात्विक होता है, नैतिक होता है, पवित्र आत्मा होता है, उनमें कुछ अद्भुत शक्ति आ जाता है। आप भी अगर ईमानदार हो जाएंगे, पहले जो हम लोग इतिहास में पढ़े थे, आप लोगों को काल विभाजन पढ़ाए थे, याद है? काल विभाजन याद है? क्या था हिंदू कैलेंडर का काल विभाजन? क्या था, कुछ याद है आपको? कौन कौन सा? सबसे पहला क्या था? सतयुग। सतयुग, हाँ वेरी गुड। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये युग, अच्छा चलो इसी चीज से समझ लो कैसे होता है। चलो यहीं से आपको बता देते हैं। थोड़ा सा रिलीजियस टच है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हम आयु भी बताए हैं कितना कितना साल का होता है। ये सब आपके कॉपी में है, आप देख लीजिएगा। अब सतयुग में क्या होता था कि सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। देवता आकाश में रहता था
दानव धरती पे रहता था। देवता और दानव दोनों अलग अलग रहते थे। ठीक है। नहीं, इंसान नहीं था, इंसान उस समय नहीं था, मतलब था, इंसान भी था, लेकिन इसी धरती पे इंसान भी था, लेकिन देवता के साथ नहीं रहता था। देवता अलग है, दानव अलग है। ये सतयुग था। फिर आया त्रेता। त्रेता में दानव और देव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। जैसे राम और रावण दोनों इसी जगह पे रह रहे हैं। इससे पहले वाला में हम नाम भूल रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी की वजह से स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम बता देंगे, अभी आ जाएगा। तो त्रेता में दानव और देव दोनों एक ही धरती पे रह रहे हैं। एक तरफ रावण भी रह रहा है, एक तरफ देव भी रह रहे हैं, राम। ठीक है। तीसरा द्वापर। द्वापर में दानव और देव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे, एक ही परिवार में। क्या हो सकता है इसका उदाहरण बता सकते हैं कि एक ही परिवार में दानव भी है, एक ही परिवार में देव भी है। आप लोग किसी को पता है इसके बारे में, कोई बता सकता है? जैसे एक ही जगह पे कंस भी है, एक ही परिवार में कृष्ण भी है, एक ही में, हाँ, एक ही में दुर्योधन भी है, वहीं पे युधिष्ठिर भी है। कलयुग में एक ही शरीर में दोनों रहता है, देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में रहता है। शरीर एक है, उसी में देवता भी है, उसी में दानव भी है। ये कलयुग है। अभी देखो आप, एक व्यक्ति भगवान भी है और दैत्य भी है, उसके अंदर दोनों प्रवृत्ति है। अब डिपेंड उस पर करता है कि वो कौन से प्रवृत्ति को प्रेरित करता है, किस प्रवृत्ति को बल देता है या किस प्रवृत्ति को मुखर करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो युग बदलते गया और व्यवहार लोगों का बदलता गया। पहले अलग अलग था, यहां तक व्यक्ति जो बोल देता था, जबान से जो निकल जाता था वही सत्य होता था। इस युग में सतयुग इसीलिए कहा गया है कि जो मुंह से वचन निकला वो सत्य हो जाना, क्योंकि व्यक्ति सत्य पे सत्यजीवी था। उसके व्यवहार, उसके सोच, मन, क्रम, वचन, सबसे वो सत्य था। अभी ऐसा है? अभी तो छल, कपट, घृणा, द्वेष, तृष्णा, राग, पता नहीं क्या क्या है, मोह, माया, पता नहीं कितने तरह के विकार हमारे आपके अंदर भरा हुआ है। और हम आशा करते हैं कि और हम मजाक उड़ाते रहते हैं जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है या उसको कि ऐसा थोड़े ना होता है। हम ही सही नहीं है, हम ही सही नहीं है, तो हम उससे कैसे आशा रख सकते हैं? तो यहां से ये पतन का दौर है, कलयुग। इसके बाद फिर से आएगा सतयुग, फिर व्यक्ति उसी दौर में आएगा। यह साइकिल है। नेचर क्या है? साइकिल है। प्रकृति एक साइकिल है, चक्र है, एक चक्र दूसरा चक्र, फैशन की तरह। फैशन क्या है? चक्र है, साइकिल है। जो चीज आपके पिताजी पहना करते थे बेल बटन, आज मौसम में, फैशन में फिर से आ गया बेल बटन। ये साइकिल है, फैशन एक की तरह है। इसी तरह से ये युग भी एक साइकिल की तरह है। कल फिर आएगा सतयुग, जब कलयुग खत्म हो जाएगा। तो हम खुद ही बदल गए हैं, क्योंकि प्रकृति बदल गई है, वक्त बदल गया है। वक्त बदलने वाला जो सृष्टि करता है वो स्वयं ऐसा खिलौना की तरह खेलते रहता है। हम सब उसके लिए खिलौना है।
हम बस उसके मोहरे हैं, उस मोहरे का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो पहले जो व्यक्ति बोलता था वही व्यवहार में हो जाता था, वही प्रभाव में आ जाता था। ब्राह्मणों की पूजा क्यों की जाती थी? क्योंकि ब्राह्मण मन क्रम वचन से पवित्र होता था, सात्विक होता था। उसके अंदर निश्चल, घृणा, ये सब नहीं होता था। छल, घृणा, द्वेष, ये सब नहीं होता था। उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, त्याग। ब्राह्मण दो ही चीज के लिए जाना जाता था, ज्ञान और त्याग के लिए। इसी के बल पे ब्राह्मण हमेशा से प्रभुत्व समाज में रखा। लेकिन आज ब्राह्मणों में ये चीज नहीं है, तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व खत्म हो गया है, उनका पूछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों ब्राह्मणों को नहीं है? क्योंकि अब वो दौर ही बदल गया है। आप ईमानदार बन करके, त्यागी बन करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि युग बदल गया है। युग बदलने से डिमांड बदल गया है, लोगों का आशा बदल गया, अपेक्षा बदल गया है, तो आपको बदलना पड़ेगा। अभी के युग में क्या है? कलयुग है। कलयुग में हर एक काला चीज ही चलता है। मन काला, तन काला, सोच काला, वही राज करेगा। आज देखिए जितने डर्टी लोग हैं, समाज के जितने गंदे लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग, समाज के सबसे गंदे लोग होते हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। सब एक से बढ़कर एक जालिम, एक से बढ़कर एक धूर्त, एक से बढ़कर एक कपटी, वह समाज में राज करता है। अनपढ़ होते हुए भी पढ़े लिखे पर हुकूमत करता है। पहले काबिलियत को कहा जाता था कि राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन ज्ञानी पूरे देश में पूजे जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ज्ञानी आप हैं तो आप अपने घर के लिए हैं। अब धनी पूजे जाते हैं, ज्ञानी के जगह पे धनी पूजे जाते हैं, और राजा के जगह पे संपत्तिशाली। तो युग बदल गया है, लोगों की अपेक्षा बदल गई है, और ये चलता रहता है प्रकृति। ये जब अंत हो जाएगा, जब ये चरण खत्म। आज सोचो ना, आज कलयुग इस चरण में है कि आप अपने रिश्ते नातों पर भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने परिजन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। भाई को भाई पर भरोसा नहीं है, भतीजे को चाचा पे भरोसा नहीं है, पिता को पुत्र पे भरोसा नहीं है, माता को अपनी पुत्री पर भरोसा नहीं है। सोचो कौन सा दौर चल रहा है। मानो इतना गिर गया है कि कुछ भी खाने के लिए तैयार है। कीड़ा मकोड़ा जो मिलता है वो खा सकता है मानो। अब कितना गिरेगा। और इतिहास में तो कई ऐसे कांड हुए हैं। 1865 से 75 तक बंगाल में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा कि लाखों लोग मारे गए, और लोग अपने परिजनों का इंतजार में रहते थे कि फलानवा मरे तो उसका बॉडी हम काट करके पका के खा ले। ऐसा युग दौर से गुजरा है मानो। आप लोग इस बात को सुन करके थोड़ा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ब्रिटिश काल में 1765 से 75 के दौरान ब्रिटिश काल में बंगाल में भीषणतम अकाल आया। बंगाल में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मद्रास का ये जो क्षेत्र है, जो बहुत संपन्न क्षेत्र था, भीषणतम अकाल आया। स्थिति ऐसा हो गया कि लोग भूखे मरने लगे, लाखों लोग भूखे से मरे। तो वो इंतजार में रहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य मर जाए तो उसको पका करके खाए। मानो ऐसा स्थिति में पहुंच गया है। और आज तो और गंदा हो गया है, और इसी को विकास कहा जा रहा है। आज विकास किसको कहते हैं पता है? विकास का मतलब पता है क्या होता है? जहां विकास आया तो समझ लो कि उसके विकास जितना कल्याण नहीं करेगा, उससे कई गुना ज्यादा विनाश करेगा वो। आप इस चीज को थोड़ा सा शांत मन से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जितना प्रभावकारी, परिणामदायक विकास नहीं होता, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। इफेक्ट कम, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। आज मानव तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। 14 साल 15 साल की आयु में होता नहीं है कि उसमें बुढ़ापा का लक्षण शुरू हो जाता है। बाल पकने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा, चश्मा लग गया, दौड़ नहीं सकता है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, पता नहीं क्या क्या। ये क्या है? ये सब विकास है। यही सब विकास है। ये सब हम लोग खरीदते हैं पैसा दे करके। कैसे खरीदते हैं? पैसा दे करके। सोचो कैसे खरीदते हैं। ये कलयुग है। ये सब कुछ हम लोग पैसा दे करके विकास के नाम पे खरीदते हैं और बीमार होते हैं, बर्बाद होते हैं। जितना ज्यादा मानव विकसित होगा, आप कल्पना करो 2 साल लॉकडाउन था,
एक पिछले साल 2 साल लॉकडाउन था, सोचो पूरा गर्मी बीत गया लेकिन किसी को एसी का जरूरत नहीं पड़ा, कहीं कितना बढ़िया क्लाइमेट हो गया था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, मौसम वेदर एकदम कूल हो गया था, 21 डिग्री 25 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर मई के महीना में। आज सितंबर के महीना में इस कमरे का तापमान 33 डिग्री है। होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 20-21 डिग्री टेम्परेचर। ये कौन लाया है? कौन जिम्मेवार है? मानव जिम्मेवार है। मानव अपने रहन सहन, विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, अननेचुरल तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको प्रेरित करेंगे, अरे रात को जगो यार, रात को जग करके पढ़ो, वो सब बकवास चीज है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जितना ज्यादा अननेचुरल होंगे आप उतना ही ज्यादा खतर आपके लिए घातक होता चला जाएगा। हम लोग जितना प्रकृति से दूर होंगे, और प्रकृति से दूर होना ही विकास है। आप फूस के घर में मत रहिए, कंक्रीट का इमारत बनाइए और उसमें रहिए, एसी लगाइए, तो आप विकसित कहलाएंगे। और बीमारी लीजिए, आपको 4 गो रोग नहीं हुआ, डॉक्टर के पास आपका मीटिंग सेट नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसा विकसित है, कैसा धनी है? तब आप धनी नहीं है, संपत्तिशाली नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है, जब तक से आप दवाई नहीं खा रहे हैं। ये विकास है। वही गांव का मजदूर किसान जो खुले पांव चलता है वो पिछड़ा है। ये उल्टा लाया गया है। अभी कर्म करने वाला पिछड़ा है और उसका भोग करने वाला अगड़ा है। यही विकास है। मानव बदला, वक्त बदला, मानव बदला, सोच बदला, और ये हमेशा चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक अति ना हो जाए। जब अति हो जाएगा तो फिर सब कुछ फिर से शुरू होगा, फिर से आएगा दौर सतयुग का, फिर से लोग सात्विक हो जाएंगे, फिर से लोग मन क्रम वचन से ईमानदार हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, फिर से युग वही आएगा। ये सृष्टि है, विनाश और निर्माण चलता रहता है। ये धरती पे 2 बार आइस एज आ चुका है। पूरा धरती बर्फ से आच्छादित रही है, फिर पिघल करके मानव के लिए अनुकूल हुआ है। फिर एक टाइम आएगा पूरा धरती बर्फ आच्छादित हो जाएगी, देखिएगा। हाँ, 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 पूरा रामायण खत्म हो गया, फिर पूछ रहा सीता जी कौन थी? सब तो तू ही बता दिया। ये टाइम है, समय है। जैसे मंथ ईयर में आप नापते हैं, दिन, सप्ताह, महीना और साल में बताते हैं, उसी तरह से कल्प, मनवंतर, युग। युग कितने दिनों का होता है? वो सब तो लिखवाए ना, कितना इंटू कितना, तो फिर उसको देख लो। तो ये चीज होता है और हम और आप उसी के पीछे भाग रहे हैं, और ये चलता रहेगा। फिर से सृष्टि का सृजन होगा, फिर से पतन होगा, निर्माण और पतन, निर्माण और विनाश चलता रहेगा। प्रकृति का यही नियम है। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्यास्त, ये चलता रहेगा। एक दिन आएगा कि सब कुछ खत्म होगा, फिर से नए सृजन होगा, फिर से विकास होगा, फिर से विनाश होगा। अब जैसे देखो, अभी जो वॉर हो रहा है रसिया यूक्रेन में, अभी भी चल ही रहा है। जब भी देखना, एक इकोनॉमी में बता रहे हैं, जब भी कोई वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस में आता है, संकट में आता है, रिसेशन में आता है, यानी मंदी में आता है, तो देखिएगा आप, किसी न किसी देश के बीच में जंग शुरू हो जाता है। अभी आप लोग बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़े होंगे तो अनुभव होगा। ये सब चीज बताया नहीं जाता है। ये सब चीज जब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे, चीजों को समझने लगेंगे, तो रियलाइज देखिएगा आप, जब भी कोई किसी देश की इकोनॉमी या विश्व इकोनॉमी जब डगमगाने लगता है, कमजोर होने लगता है, यानी मार्केट में मांग नहीं रह जाता है, डिमांड नहीं रह जाता है। डिमांड नहीं होगा तो फिर पूरा इकोनॉमी सुस्त हो जाएगा। जितना ज्यादा डिमांड होगा, देन इकोनॉमी उतना ही ज्यादा साउंड होता चला जाएगा। तो मार्केट में जब डिमांड कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में
बूम की स्थिति लाने के लिए। जैसे इकोनॉमी में दो टर्म हमेशा यूज किया जाता है, बूम स्लम बूम, उछाल गिराव फिर उछाल। इकोनॉमी क्या होता है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। हाँ, वेरी गुड। भारत विश्व के 5वां जीडीपी वाला देश हो गया है और 2029 तक ये तीसरा हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री हो जाएगा। लगभग 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा, हो गया है। तो ये सब चीज हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे जब जीएस पढ़ेंगे आप लोग को। तो इकोनॉमी का बात है, उधर टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। तो हम ये कह रहे थे कि जब भी इकोनॉमी में सुस्ती आता है यानी गिरावट आता है, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी चीज ऊपर जाता है फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है, ऐसे। आपका जब हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे एक मीटर लगे रहता है, स्क्रीन। वो मीटरवा ऐसे चलता है, देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे। जिस दिन ऐसे हो गया समझ लीजिए आपका सांस रुक गया। तो ये प्रकृति ही बनाई है। सिनेमा में आप लोग देखे होंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है उस मीटर का? किसी को पता है उस मीटर का नाम क्या है? शायद उसको कार्डियोग्राफ का कुछ कहा जाता है, हम भूल रहे हैं। तो वो जो मीटर है उस मीटर में देखिएगा ऐसे आपको मिलेगा, यानी कि आपका इंपल्स, आपका सांस चल रहा है। जब जिस समय वो प्लेन हो गया तो समझ लीजिए खत्म हो गया। तो इकोनॉमी कभी कभी, इकोनॉमी का नेचर होता है कि वो हाई कर लेगा फिर उसके बाद गिरेगा, फिर हाई होगा फिर गिरेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेसेशन की स्थिति में आ जाता है, ऐसे हो जाता है। न तो डिमांड बढ़ता है न तो सप्लाई घट पड़ता है, बस एक सेचुरेशन की स्थिति हो जाती है। लेकिन लोग तो बढ़ रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं तो बढ़ रही है, लेकिन मांग नहीं बढ़ेगा। इकोनॉमी कैसे काम करता है? डिमांड पे काम करता है, मांग पे काम करता है। आप जितना ज्यादा मांग करेंगे उन सभी चीजों का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा देन सप्लाई होगा, सप्लाई होगा देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, सप्लाई के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा का ट्रांजेक्शन होगा। पैसा एक जगह कांस्टेंट नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, एक दूसरे के पास जाएगा। तो इकोनॉमी में दो चीज बहुत जरूरी है। किसी भी अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए मनी का ट्रांजेक्शन जितना ज्यादा होगा, रोटेट करेगा एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, वो इकोनॉमी उतना ही अच्छा है। और जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा डिमांड होगा वो इकोनॉमी उतना ही हेल्दी होगा। मांग होगा तो लोग उसको बनाएंगे, बनाने के दौरान उसके लिए रोजगार जनरेट होगा, लोग बनाने के काम में लगेंगे तो लोग खरीदेंगे। तो इस तरह से जिस पैसा आएगा जाएगा, खरीद बिक्री चलता रहेगा, देन इकोनॉमी अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमी एक एवरेज रफ्तार में चलने लगता है ना। तो जैसे बहुत सारे विकसित देश है, जैसे ब्रिटेन का स्थिति देख लो। ब्रिटेन का इकोनॉमी क्या है, सेचुरेट कर गया है। वहां के लोग संतुष्ट हो गए हैं, वो सभी चीजों का उपभोग कर लिया, उनको किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, जो है सो एकदम सब है उनके पास। हमारे जैसा नहीं है कि आज 5,000 का फोन लिया है, कल 5,000 का लेकर के आए कि नहीं, एक हफ्ते के बाद एप्पल पर ध्यान चले जाता है, आईफोन पे। वो सब पहले से ही लेकर के कांस्टेंट हो गए हैं। तो वहाँ पे डिमांड सेचुरेट कर गया, वहाँ पे विकास का कोई संभावना ही नहीं। हमारे यहाँ विकास का भरपूर संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ 2,000 से लेकर के 2 करोड़ तक का मोबाइल खरीदने वाले लोग हैं। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी ओर देखता है। इतनी बड़ी बाजार है, 145 करोड़ की आबादी का बाजार है, तो हर एक देश चाहता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करे और इनसे पैसा कमाए। इसीलिए भारत बहुत ताकतवर देश है, अगर भारत अपनी क्षमता को समझ ले तो। लेकिन अभी तक से हम लोग अपनी क्षमता को ही नहीं समझते थे, खुद ही कमजोर समझते थे कि अरे हम तो कुछ है ही नहीं है, जो है सो अमेरिका। मोदी क्या किए? मोदी यही किए, ये चीज को समझ करके दुनिया को समझाए हैं कि अबे हम तुम्हारे भरोसे नहीं है, तुम हमारे भरोसे हो। मोदी ने दुनिया को यही दिखा दिया है। इसीलिए आज अमेरिका भी उसकी बात मानता है। विश्व में कोई भी निर्णय लेने से पहले मोदी का रहना जरूरी है। ये स्थिति क्यों आया है? क्योंकि भारत 145 करोड़ की आबादी का बाजार है।
इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले नरेंद्र मोदी की उपस्थिति जरूर होती है। आशा की जाती है कि वो जो बोलेंगे, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो तुरंत बाजार बंद कर लेगा। देखते होंगे अभी कुछ दिन पहले तुर्की, इंडोनेशिया कर रहे हैं, तुर्की और एक ये था मलेशिया, थोड़ा सा टेढ़िया करके बोल दिए लोग, उन लोगों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया। अब इनकी हालत, पाकिस्तान की हालत देख लो आज, पाकिस्तान बेचारा किसका स्थिति में पहुंच गया, क्यों? क्योंकि ट्रेड ही उसके साथ बंद कर दिया गया। वहां प्याज 200-200 रुपए किलो, दूध तो 500 रुपए किलो बिकता है, टमाटर खाए उन लोगों को कितना साल हो गया है, क्यों? उसने जाना ही व्यापार बंद कर दिया उसके साथ। स्थिति पाकिस्तान की ऐसी हो गई है कि बेचारा एकदम भीख मांगने के कगार पे है। किसी भी देश में जाकर के, सब किसी देश की यात्रा में जाता है तो इसीलिए जाता है ताकि उसको कुछ पैसा मिल जाए भीख में। जो वहां के सबसे सफल प्रधानमंत्री वही होगा जो दूसरे मुल्कों से कर्ज लेकर के आ जाए, अनुदान लेकर के, ग्रांट लेकर के आ जाए, किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। अब इससे पहले की जो सरकारें थी वो ये सब काम करती थी, अपने भी करती थी, खाती थी, जनता से उसको कोई लेना देना नहीं था। जनता को जैसे होता है ना, कुत्ते को रोटी दो पीछे बाद में ढेला मार दो, वो स्थिति था। उनको लगता था कि ऐसे ही चल रहा है हमको। लेकिन ये सरकार अपनी चीजों को समझने लगी, बोले ना, जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी प्रॉपर्टी का उनको महत्व ही नहीं पता होता है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि जितना भी उनके पास होता है उतना ही उसको बहुत समझते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। जैसे एक पिक्चर था अमिताभ बच्चन का, उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन बिजनेस करने के लिए निकला था, उसके पॉकेट में एक पैसा नहीं था, फिर भी 5 लाख का डील करके आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस था। और कुछ लोग होते हैं 5 लाख रुपया रहेगा तो भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, और नरेंद्र मोदी के पास यही कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? यहाँ के बाजार से आता है, यहाँ के डिमांड से आता है। अब सोचो ना, नासा में जो वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास का रिसर्च सेंटर है नासा, वहां का 26% पॉपुलेशन इंजीनियर हिंदुस्तानी है। और हमारे यहाँ स्थिति ऐसा है कि ये वो खिलौना बनाते भी नहीं बनाते, हम अमेरिका चाइना से मंगाते हैं। सोचो, नासा में 26% इंजीनियर जो है, बड़े बड़े इंजीनियर, वो भारतीय हैं, लेकिन हम खिलौना नहीं बना सकते। हम मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, लेकिन असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते हैं। क्यों? इसलिए ताकि हमारा कमीशन चलता रहे। ये प्रवृत्ति था भारत का, इसी को बदला गया है। वर्तमान की सरकारें इसी चीज को बदली है और इसी चीज को लेकर के लोग परेशान होते हैं, बिलखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया पहले देखिएगा, पहले जब भी कोई हमारा जो स्टेक होल्डर जाता था, जैसे कोई राजनेता कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता था, तो बड़े बड़े नेताओं के पीछे ऐसे घूमते रहता था। ऐसे लगता है जैसे हम लोग उसके कर्ज खा करके बैठे हुए हैं और वो हमारा अन्नदाता है, जो है सो वही है, उसी पे हम लोग निर्भर है। लेकिन अभी की सरकारें ऐसी नहीं है, अभी की सरकारें वैसी नहीं है। बोलती है बेटा तुम मेरे ऊपर हो, हम तुम्हारे ऊपर नहीं है, मत दो हमको टेक्नोलॉजी, हम अपना बनाएंगे, तुम्हारा बाजार बंद कर देंगे हम। तो देश को चलाने वाला बिजनेसमैन ही होता है, राजनेता उसका सिर्फ और सिर्फ खिलौना होते हैं। तो जहां वहां के कॉरपोरेट सेक्टर का मूड खराब होगा, लॉस होगा उसको, बस वहां के सरकारें गिरवा देगा वो लोग, जाइए। इसीलिए नेता वहां का, यहाँ की मांग को, बाजार की भावना को समझता है और उसको सम्मान करता है। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये चीज को समझा गया है वर्तमान की सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में देखिए, किसी मैटर पे यूरोप खुल करके भी भारत के विरोध में बोला। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक ही लाइन में उसका उत्तर दिया, तुरंत यूरोप शांत हो गया। उन्होंने बोला कि अब यूरोप ये भूल जाए कि जो उनके फेवर में हो रहा है सिर्फ वही अच्छा है, जो उनके फेवर में होता अच्छा हो रहा है तो दुनिया के लिए अच्छा है, बाकी सब
के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब भूल जाए, वो जमाना गया। अब हमको जो अच्छा, हाँ तेल खरीदने के लिए बोल रहा था कि आप हमसे यूरोप से, रसिया से मत खरीदिए तेल, मत लीजिए, रसिया से तेल मत लीजिए, अमेरिका से तेल लीजिए और खाड़ी देशों से तेल लीजिए। तो हम भारत बोला कि भैया हमको फायदा यहाँ से हो रहा है तो हम अपना यहाँ से लेंगे कि तुमसे क्यों लेंगे। भारत का ये कहना था कि जब हमको यहाँ से फायदा हो रहा है तो हम यहीं से लेंगे, आपसे क्यों लेंगे। तो वक्त बदल गया है, पॉलिटिक्स बदला, लोगों का सोच बदल गया और वक्त बदल गया। ये चलते रहता है, ये सामान्य सी बात है। कहाँ चली गई नेहा कौसर? और कोई डाउट है आप लोगों का? और किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब तो हम लोग का टाइम भी हो जाएगा, अभी हिस्ट्री तो आज नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, इसको हम लोग कल बात करेंगे हिस्ट्री पे। और किसी तरह का कोई सवाल है, किसी तरह का, किसी भी तरह का अगर सवाल है देन आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना हम लोग, तो आपका दिमाग खुलेगा। आपको बहुत सारा पेपर पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री अगर आप पढ़ लिए तो दिन आप सब कुछ पढ़ लिए। हिस्ट्री अगर आप समझ गए तो आप ज्योग्राफी भी समझ जाएंगे, पॉलिटी भी समझ जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी समझ जाएंगे और सोशल इश्यूज भी समझ जाएंगे। बाप रे, किसके घर में इतना आवाज हो रहा है? लगता है जैसे मेला बाजार में बैठा हुआ है। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है आप लोगों में से? तापस, नेहा है, नेहा